तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स जो कि हमें दिया गया है सेक्शन नंबर 71 के अंदर, यहाँ पर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? फाइंडर ऑफ गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइंडर ऑफ गुड्स कौन होता है? एग्जांपल सुनो, आप रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में आपको किसी का पर्स गिरा हुआ मिलता है, तो अगर आप उस पर्स को उठा लेते हो, अपने पास रख लेते हो, तो फिर आप फाइंडर ऑफ गुड्स कहलाओगे। और सेक्शन नंबर 71 उस पर्सन को, यानी जो फाइंडर ऑफ गुड्स है, उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है और बता रहा है कि अगर आपको किसी दूसरे पर्सन का सामान मिलता है तो आपको उस केस में क्या क्या करना है। तो देखते हैं एक बार सेक्शन नंबर 71 के अंदर क्या दिया गया है। सेक्शन नंबर 71 ऑफ द एक्ट लेज डाउन दैट अ पर्सन हु फाइंड गुड्स, एक पर्सन जिसको गुड्स मिलेगा, गुड्स किसके होंगे? बिलोंगिंग टू अनदर, किसी दूसरे पर्सन के होंगे, अनदर पर्सन के होंगे गुड्स, एंड टेक देम इनटू हिज कस्टडी। आपको किसी दूसरे पर्सन के गुड्स मिले और आपने उन गुड्स को अपनी कस्टडी में रख लिया, यानी अपने पास रख लिया, तो उस केस में सेक्शन नंबर 71 आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होती है जैसे कि एक बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली, जिस तरीके से एक बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेम उसी तरीके से उस फाइंडर ऑफ गुड्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब ये बेली कौन होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी होती है, उसको हमें देखना है। तो मैं आपको बता दूं, बेली जो वर्ड है वो हमें मिलता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर। अभी हम जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हमारे जनरल कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद आते हैं हमारे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो भी हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट है, लेकिन वो स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। 5 टाइप के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं: कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये पांचों टाइप के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हम अलग से पढ़ते हैं। वहां पर हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर हमारे पास दो पार्टीज होती हैं, एक को हम बोलते हैं बेलर, दूसरे को हम बोलते हैं बेली। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेली की होती है वही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंडर ऑफ गुड्स की भी होगी। अब हमें ये देखना है कि आखिर बेली कौन होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। A bailey is a person to whom the goods have been delivered for some specific purpose upon a condition that on the fulfillment of the purpose the goods shall be returned to the actual owner. The bailey should keep the goods with proper care. बेली वो पर्सन होता है जिसको गुड्स डिलीवर करे जाते हैं फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, यानी बेली को सामान दिया जाता है, बेली को गुड्स डिलीवर किए जाते हैं लेकिन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और इस कंडीशन के साथ दिए जाते हैं। एक कंडीशन लगा दी जाती है गुड्स डिलीवर करते समय कि जैसे वो पर्पस पूरा हो जाएगा वैसे ही तुम उन गुड्स को एक्चुअल ओनर के पास वापस लौटा दोगे। गुड्स शैल बी रिटर्न टू द एक्चुअल ओनर। द बेली शुड कीप द गुड्स विद प्रॉपर केयर। बेली को जो है उन गुड्स को प्रॉपर केयर के साथ रखना होगा, उसी तरीके से रखना होगा जैसे कि वो अपने गुड्स को रखता। बेलमेंट का एग्जांपल क्या होता है, आखिर कौन सा स्पेसिफिक पर्पस होता है जिसके लिए बेली को गुड्स दिए जाते हैं। एक्स डिलीवर हिज कार फॉर रिपेयर टू वाई। एक्स अपनी कार रिपेयर करने के लिए वाई को देता है, तो यहाँ पर गुड्स क्या है, कार। एक्स ने अपने गुड्स को दिया वाई को फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, और वो स्पेसिफिक पर्पस क्या है, रिपेयर कराना। जैसे ही कार रिपेयर हो जाएगी वो स्पेसिफिक पर्पस पूरा हो जाएगा, वाई जो है उस कार को एक्स को वापस कर देगा। तो ये बन गया एक्स और वाई के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इसमें जो एक्स है यानी जिसने गुड्स डिलीवर करे उसको हम कहते हैं बेलर, और वाई जिसको गुड्स डिलीवर करे गए वो कहलाता है हमारा बेली। अब यहाँ पर बेली यानी वाई को उस कार को उतना ही ध्यान से संभाल के रखना है जितना ध्यान से वो अपनी कार को संभाल के रखता। ये नहीं कि कार चोरी करवा दे या फिर रिपेयर के लिए कार आई है उसको अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर ले, ऐसा नहीं कर सकता वाई। अब वाई के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कार को संभाल के रखने की और काम पूरा होने पे एक्स को रिटर्न करने की। उसी तरीके से जो हमारा फाइंडर ऑफ गुड्स का कॉन्सेप्ट आता है वहां पर भी अगर आपको कोई रास्ते में पर्स गिरा हुआ मिलता है तो आपकी भी वही सेम बेली वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उसको ध्यान से संभाल के रखना है और कोशिश करनी है कि आप उसको एक्चुअल ओनर को वापस लौटा सको। तो बेली की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंडर ऑफ गुड्स की भी होगी। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आखिर बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी होती है और फाइंडर ऑफ गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी होती है। बाकी बेलमेंट, बेलर, बेली ये सब बातें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर ही जाके क्लियर होंगी। अभी तो हमें अपने फाइंडर ऑफ गुड्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो वहां पर बेली वर्ड आया तो उसको मैंने आपको समझा दिया कि बेली कौन होता है। अब देखते हैं आखिर बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी होंगी, यानी जो हमारा फाइंडर ऑफ गुड्स है उसके ऊपर लॉ कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है। ऑल्दो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ओनर एंड द फाइंडर ऑफ द गुड्स, तो हमें पता है कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज के बीच आपस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, यानी जो एक्चुअल ओनर है उसके बीच और फाइंडर ऑफ द गुड्स के बीच आपस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। आपको रास्ते में किसी का पर्स गिरा हुआ मिलता है और उसको अगर आप उठा के अपने पास रख लेते हो तो आप फाइंडर ऑफ गुड्स कहलाओगे। तो क्या फाइंडर ऑफ गुड्स और जो एक्चुअल ओनर है उस पर्स का, उनके बीच आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई एग्रीमेंट हुआ? बिल्कुल नहीं। मैक्सिमम केस में तो फाइंडर ऑफ गुड्स जो है वो एक्चुअल ओनर को जानता भी नहीं होगा, कभी मिला भी नहीं होगा। तो यहाँ पर लॉ जो है फाइंडर ऑफ गुड्स के ऊपर लायबिलिटी इंपोज कर रहा है, फाइंडर ऑफ गुड्स को सेम पोजीशन में डाल रहा है जिस पोजीशन में कौन होता है, एक बेली होता है।
तो देखते हैं आखिर बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और हमारे फाइंडर ऑफ गुड्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सेक्शन नंबर 151 ऑफ द एक्ट मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 151 के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेली बता रखी है। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेली होंगी वही हमारी फाइंडर ऑफ गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। तो आप कहीं पर भी अगर बेली बोलूं या फाइंडर ऑफ गुड्स बोलूं तो आप फाइंडर ऑफ गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझोगे बात को, क्योंकि हम यहाँ पर फाइंडर ऑफ गुड्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट द ओनर। तो यहाँ पर हमारे जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस सामान को संभाल के रखे जो उसे मिला है और एक्चुअल ओनर को ढूंढने की कोशिश करे। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई फाइंडर ऑफ गुड्स की। और भी कई रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है, लेकिन साथ में कुछ राइट्स भी बताए गए हैं। ये तो नॉर्मल सा रूल है, अगर आपको किसी भी चीज को लेकर कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो साथ में आपको कुछ राइट्स भी मिलते हैं। हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कुछ राइट्स भी दिए जाते हैं। तो उसी तरीके से फाइंडर ऑफ गुड्स के कुछ राइट्स भी हैं। पहले राइट्स देख लेते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देख लेंगे। अगर बात करें राइट्स की, फाइंडर ऑफ गुड्स के क्या राइट्स होते हैं, तो सबसे पहला राइट फाइंडर ऑफ गुड्स का, फाइंडर इज एंटाइटल्ड टू पोजेशन अगेंस्ट ऑल एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। क्या बोला गया? फाइंडर के पास जो है एंटाइटल्ड यानी राइट है किस चीज का? पोजेशन का, क्योंकि वो सामान उसको मिला है तो उसके पास उसको पोजेशन में रखने का राइट है, अपने पास रखने का राइट है, एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। यानी सबसे पहला राइट जो है उन गुड्स के ऊपर किसका है? ट्रू ओनर का। उसके बाद सेकंड नंबर पर राइट किसका आता है? फाइंडर का। फाइंडर का राइट उन गुड्स को पोजेस करने का अगेंस्ट ऑल है, यानी पूरी दुनिया के अगेंस्ट उसके पास राइट है कि वो उन गुड्स को पोजेस कर सकता है। उससे वो राइट कोई नहीं छीन सकता, लेकिन सिर्फ एक पर्सन छीन सकता है। वो कौन है? ट्रू ओनर। एग्जांपल देखो, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। ये हमारा एक केस लॉ है। एक्स पिक अप अ डायमंड रिंग फ्रॉम द फ्लोर ऑफ एफ शॉप एंड हैंडेड इट ओवर टू हिम टू कीप इट अंटिल द ट्रू ओनर इज फाउंड। तो यहाँ पर एच को एक डायमंड रिंग मिलती है, कहां से? एफ की शॉप से। एफ के शॉप के फ्लोर पे एक डायमंड रिंग गिरी हुई मिलती है एच को। वो उस रिंग को उठाता है और एफ को दे देता है, और एफ को देकर बोलता है कि इस रिंग को तुम अपने पास रखो जब तक कि ट्रू ओनर ना मिल जाए, यानी ट्रू ओनर मिल जाए तो इसे तुम ट्रू ओनर को दे देना। तो एफ ने जो है उस रिंग के ट्रू ओनर को ढूंढने की कोशिश करी। इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट द ओनर कुड नॉट फाउंड। एफ ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी लेकिन ट्रू ओनर तब भी नहीं मिला। आफ्टर सम वीक्स एच टेंडर्ड टू एफ द लॉफुल चार्जेस फॉर फाइंडिंग द ट्रू ओनर एंड आस्क्ड हिम टू रिटर्न द रिंग टू एच। तो यहाँ पर कुछ हफ्तों बाद जो है एच आता है वापस एफ की शॉप पे और आकर कहता है कि जो रिंग मैंने तुम्हें दी थी वो रिंग तुम मुझे वापस कर दो, जो भी तुम्हारा ट्रू ओनर को ढूंढने का खर्चा लगा वो खर्चा मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो यहाँ पर एच ने एफ को लॉफुल चार्जेस पे कर दिए और उस रिंग को वापस मांगा, लेकिन एफ ने जो है उस रिंग को वापस देने से मना कर दिया। एफ ने बोला कि मैं तुम्हें ये रिंग वापस क्यों करूं, ये रिंग तुम्हारी थोड़ी ना है, तुम्हें तो नीचे गिरी हुई मिली थी, तुम ट्रू ओनर नहीं हो इस रिंग के, जो भी ट्रू ओनर होगा मैं उसी को ये रिंग वापस करूंगा, तुम्हें मैं ये रिंग नहीं दूंगा। अब ये बताओ यहाँ पर क्या एफ कह सकता है कि ये रिंग मैं सिर्फ ट्रू ओनर को दूंगा, एच को नहीं दूंगा? बिल्कुल नहीं, एफ ऐसा नहीं कह सकता। एफ एच को रिंग देने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि रिंग किसको मिली थी? एच को। एच कौन है? फाइंडर ऑफ गुड्स। तो फाइंडर ऑफ गुड्स यानी एच के पास उस रिंग को अपनी पोजीशन में रखने का राइट है। लॉ फाइंडर ऑफ गुड्स को राइट देता है कि वो अपने पास अपनी पोजीशन में उस गुड्स को रख सकता है, और ये राइट उसका सबसे बेटर राइट है, यानी जो भी अदर पर्सन है उन सबसे बेटर राइट है फाइंडर ऑफ गुड्स का। तो एफ यहाँ पर एच को रिंग वापस करने से मना नहीं कर सकता। सबसे पहला राइट उस रिंग के ऊपर ट्रू ओनर का है। उसके बाद सेकंड राइट आता है फाइंडर ऑफ गुड्स का, यानी एच का। एच से कोई भी पर्सन अदर देन ट्रू ओनर उस रिंग को पोजेस करने का राइट नहीं छीन सकता। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि फाइंडर के पास गुड्स को पोजेस करने का राइट होता है अगेंस्ट ऑल एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। दूसरा राइट है फाइंडर इज एंटाइटल्ड टू अ लियन अंटिल पेड कंपनसेशन फॉर प्रिजर्विंग द गुड्स और फाइंडिंग द ट्रू ओनर बट कैन नॉट फाइल अ सूट टू रिकवर सच कंपनसेशन और लॉफुल चार्जेस। तो ये हमें सेक्शन नंबर 168 में बताया गया है। और क्या बोला गया है कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसके पास ये राइट है कि वो गुड्स को अपने पास लियन में रख सकता है। लियन का मतलब क्या होता है? अपने कब्जे में ले सकता है, अपनी पोजेशन में ले सकता है। फाइंडर ऑफ गुड्स ट्रू ओनर को ये कह सकता है कि मैं तुम्हें गुड्स तब तक वापस नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे मेरे लॉफुल चार्जेस पे नहीं करोगे। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए जो भी खर्चा करा, जो भी मेरा लॉफुल कंपनसेशन बनता है वो तुम मुझे पे करो, उसके बाद ही मैं तुम्हें ये गुड्स वापस करूंगा। तो फाइंडर ऑफ गुड्स के पास लियन का राइट है अंटिल, कब तक? जब तक कि उसको कंपनसेशन ना मिल जाए फॉर प्रिजर्विंग द गुड्स। उन गुड्स का मैंने ध्यान रखा, उसके ऊपर मेरा जो खर्चा हुआ, तुम्हें ढूंढने के लिए मेरा जो खर्चा हुआ, फाइंडिंग द ट्रू ओनर, ट्रू ओनर को ढूंढने के लिए जो भी मेरा खर्चा हुआ वो तुम मुझे पे करोगे, उसके बाद ही मैं तुम्हें वो गुड्स वापस करूंगा। तो फाइंडर ऑफ गुड्स के पास लियन का राइट है, उन गुड्स को अपने पास रोक के रखने का राइट है। लेकिन यहाँ पर जो फाइंडर ऑफ गुड्स है वो अपने लॉफुल चार्जेस या कंपनसेशन को रिकवर करने के लिए ट्रू ओनर के ऊपर केस नहीं कर सकता। कैन नॉट फाइल अ सूट टू रिकवर सच कंपनसेशन और लॉफुल चार्जेस। तो यहाँ पर लॉ ने फाइंडर ऑफ गुड्स को लियन का राइट दे दिया, लेकिन ट्रू ओनर के ऊपर केस करने का राइट नहीं दिया। तो फिर आखिर रिकवरी कैसे होगी? अगर मान लो ट्रू ओनर कंपनसेशन नहीं पे करता, फाइंडर ऑफ गुड्स को लॉफुल चार्जेस नहीं देता, तो उस केस में जो फाइंडर ऑफ गुड्स है वो कैसे रिकवर करेगा? उसके ऊपर भी लॉ ने बता रखा है कि फाइंडर ऑफ गुड्स के पास लियन करने के बाद कौन कौन से और राइट होते हैं अपने कंपनसेशन या लॉफुल चार्जेस को रिकवर करने के, लेकिन केस फाइल नहीं कर सकता।
तीसरा राइट है हमारे पास राइट टू स्यू फॉर द अवार्ड। अभी बोला था केस फाइल नहीं कर सकता, लेकिन अब यहाँ पर तीसरे राइट आ रहा है कि राइट टू स्यू है, यानी केस फाइल करने का राइट है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखो, राइट टू स्यू है फॉर द अवार्ड, ना कि फॉर द लॉफुल चार्जेस और कंपेंसेशन। किस चीज के लिए केस फाइल कर सकता है, अवार्ड के लिए केस फाइल कर सकता है। अब ये अवार्ड कहां से आ गया, ध्यान से सुनते चलो, अभी समझ में आ जाएगा। फाइंडर ऑफ गुड्स कैन स्यू द ओनर if the owner has offered any reward for return of the goods lost। तो अब यहाँ पर याद करो, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जब हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने ऑफर के टाइप्स देखे थे। तो उसमें हमने पढ़ा था जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर जो कि जनरल पब्लिक के लिए दिया जाता है, और स्पेशल ऑफर जो एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है जनरल ऑफर की। तो अगर मान लो कोई ट्रू ओनर है, उसकी कोई डायमंड रिंग गुम हो गई, और उसने जो है न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट दे दिया और बोल दिया कि जो भी मेरा ये डायमंड रिंग को वापस लाके मुझे देगा, उसको मैं 50,000 रुपीज का इनाम दूंगा। अब यहाँ पर जिस भी पर्सन को वो रिंग मिलेगी वो फाइंडर ऑफ गुड्स कहलाएगा, और वो फाइंडर ऑफ गुड्स ट्रू ओनर के पास जाएगा और जाकर ट्रू ओनर को वो रिंग वापस करेगा, और बदले में 50,000 रुपीज का अवार्ड मांगेगा। अब अगर मान लो उस ट्रू ओनर ने रिंग वापस लेने के बाद 50,000 रुपीज का जो इनाम अनाउंस करा था वो देने से मना कर दिया, तो उस केस में क्या फाइंडर ऑफ गुड्स वो 50,000 रुपीज जो उसको मिलने वाले थे रिवॉर्ड के तौर पे, यानी अवार्ड के तौर पे, क्या वो उसको रिकवर कर सकता है? तो बिल्कुल लॉ यहाँ पर कहता है कि आप रिकवर कर सकते हो। ये 50,000 रुपीज कोई लॉफुल चार्जेस या लॉफुल कंपनसेशन नहीं है जो आपने फाइंडर ऑफ गुड्स को ढूंढने के लिए खर्च करे थे, या फिर गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए खर्च करे थे। यहाँ पर ट्रू ओनर ने अपनी मर्जी से जो है एक जनरल ऑफर दिया, जिसको फाइंडर ऑफ गुड्स ने एक्सेप्ट करा। अब यहाँ पर फाइंडर ऑफ गुड्स ने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया। अब बारी है ट्रू ओनर की। ट्रू ओनर को अपनी तरफ से अपना काम करना है, यानी 50,000 रुपीज उस फाइंडर ऑफ गुड्स को पे करने एज अ रिवॉर्ड। अब अगर ट्रू ओनर जो है 50,000 रुपीज पे करने से मना करता है, तो उस केस में फाइंडर ऑफ गुड्स के पास राइट है कि वो उस अवार्ड के लिए ओनर के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। फाइंडर ऑफ गुड्स कैन स्यू द ओनर इफ द ओनर हैज ऑफर्ड एनी रिवॉर्ड। अगर ओनर ने कोई रिवॉर्ड ऑफर करा था फॉर रिटर्न ऑफ द गुड्स लॉस्ट, तो यहाँ पर एक जनरल ऑफर था जिसके खिलाफ फाइंडर ऑफ गुड्स कोर्ट में जा सकता है। एक और एग्जांपल देखो, इस ऑफर को लेकर एक और केस बन सकता है। एक तो हो गया जनरल ऑफर वाला हमारा एग्जांपल, एक और केस बन सकता है, वो कौन सा है, पास वॉलंटरी सर्विस का। हमने अपने थर्ड चैप्टर कंसिडरेशन में देखा था पास वॉलंटरी सर्विस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जनरल रूल कहता है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, लेकिन उसके हमने कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे जहां पर कंसिडरेशन ना होने के बावजूद एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो वही एक्सेप्शंस में से एक पॉइंट है पास वॉलंटरी सर्विस का। अब देखो यहाँ पर पास वॉलंटरी सर्विस के केस में भी फाइंडर ऑफ गुड्स के पास केस फाइल करने का राइट आ जाता है। ए फाइंड बी's पर्स, ए को बी का पर्स मिला, ए ने जो है बी का पर्स लौटा दिया, और लौटाते समय जो है ए ने बी से कोई भी पैसा नहीं मांगा, कोई भी कंपनसेशन नहीं मांगा, कोई लॉफुल चार्जेस नहीं मांगा, लेकिन बी को उसका पर्स वापस मिल गया। इस खुशी में बी ने अपनी तरफ से प्रॉमिस कर दिया ए को कि मैं तुम्हें 500 रुपीज पे करूंगा। अब ये बताओ यहाँ पर पर्स लौटाने से पहले, यानी गुड्स को रिटर्न मिलने से पहले, क्या ट्रू ओनर ने कोई ऑफर अनाउंस करा था ऊपर जनरल ऑफर की तरह कि जो भी मुझे पर्स लौटा के देगा उसको मैं 500 रुपीज पे करूंगा? ऐसी कोई बात हुई थी? बिल्कुल नहीं। पर्स वापस मिलने के बाद ट्रू ओनर ने 500 रुपीज देने का प्रॉमिस करा है। तो ये प्रॉमिस किसके अगेंस्ट करा जा रहा है? एक पास्ट वॉलंटरी सर्विस के अगेंस्ट करा जा रहा है, जो कि ए ने करी बी के लिए। अब यहाँ पर कुछ दिनों बाद जब ए बी से 500 रुपीज मांगने गया, तो बी ने बोल दिया किस बात का पैसा। तो यहाँ पर अब ये बताओ, क्या ए बी से 500 रुपीज रिकवर करने के लिए कोर्ट में जा सकता है कि नहीं जा सकता? तो यहाँ पर ऊपर देखो क्या लिखा था, फाइंडर ऑफ गुड्स जो है स्यू कर सकता है ओनर के अगेंस्ट, अगर ओनर जो है अपनी तरफ से कोई रिवॉर्ड ऑफर करता है। अब चाहे वो रिवॉर्ड गुड्स मिलने से पहले ऑफर कर दे, चाहे गुड्स मिलने के बाद ऑफर करे, तो ट्रू ओनर ने अपनी मर्जी से ऑफर करा है, तो अब इस केस में ट्रू ओनर को वो रिवॉर्ड देना ही होगा। फाइंडर ऑफ गुड्स उस रिवॉर्ड के लिए ट्रू ओनर के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है। तो ये पास वॉलंटरी सर्विस के केस में भी हो सकता है और जनरल ऑफर के केस में भी हो सकता है। अगर अभी भी आपको इस पॉइंट के ऊपर कोई कंफ्यूजन है, तो आप एक बार पहले चैप्टर नंबर 2 के अंदर जनरल ऑफर वाले कॉन्सेप्ट को देखो, और चैप्टर नंबर 3 के अंदर पास वॉलंटरी सर्विस वाले कॉन्सेप्ट को देखो। आपको वो दो कॉन्सेप्ट पहले अच्छे से क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही आपको यहाँ पर जो बात मैंने कही है वो समझ में आएगी। चौथा राइट है हमारा राइट टू सेल। फाइंडर ऑफ गुड्स के पास राइट टू सेल भी होता है, लेकिन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक केस में। द फाइंडर ऑफ गुड्स हैज अ राइट टू सेल द गुड्स इन सर्टेन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। लॉ ने कुछ स्पेसिफिक केस बताए, कुछ कंडीशंस बताई है, जिनके पूरा होने पर ही फाइंडर ऑफ गुड्स के पास राइट टू सेल आता है। अपनी मर्जी से फाइंडर ऑफ गुड्स उस सामान को बेच नहीं सकता। तो यहाँ पर 4 केस बताए गए हैं। पहला क्या है, इफ द ट्रू ओनर कुड नॉट फाउंड इवन आफ्टर रीजनेबल एफर्ट। अगर ट्रू ओनर फाउंड नहीं होता, ट्रू ओनर मिलता ही नहीं है आफ्टर रीजनेबल एफर्ट, फाइंडर ऑफ गुड्स जो है उसने अपने सारे रीजनेबल एफर्ट लगा लिए जितने वो लगा सकता था, उसके बावजूद ट्रू ओनर नहीं मिल रहा, तो क्या फाइंडर ऑफ गुड्स जो है उस सामान को जिंदगी भर अपने पास संभाल के रखेगा? बिल्कुल नहीं। एक रीजनेबल एफर्ट आप लगाओगे, जितना आप लगा सकते हो, जितना एक्चुअल में बनता है उतना एफर्ट अगर आपने लगा लिया, उसके बावजूद आपको ट्रू ओनर नहीं मिल रहा, तो आप उस सामान को बेच सकते हो।
दूसरा केस क्या हो सकता है, इफ द ओनर इज फाउंड बट रिफ्यूज टू पे द कंपनसेशन और द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर। तो यहाँ पर फाइंडर ऑफ गुड्स को ओनर मिल गया, लेकिन फाइंडर ऑफ गुड्स ने जब अपने लॉफुल चार्जेस मांगे तो ट्रू ओनर ने देने से मना कर दिया। तो इस केस में हमने ऊपर देखा था कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स है वो कंपनसेशन और लॉफुल चार्जेस को क्लेम करने के लिए ट्रू ओनर के खिलाफ कोर्ट में केस भी फाइल नहीं कर सकता। तो लॉ ने यहाँ पर फाइंडर ऑफ गुड्स को राइट दे दिया कि अगर ट्रू ओनर आपके लॉफुल चार्जेस देने से मना करता है तो आप उस सामान को बेच दो और बेच के जो भी चार्जेस बनते हैं उसको रिकवर कर लो। लेकिन उस सामान को बेचने के बाद लॉफुल चार्जेस रिकवर करने के बाद जो भी पैसा बचेगा वो पैसा आप ट्रू ओनर को वापस करोगे। आप सिर्फ अपना लॉफुल चार्जेस ही रिकवर कर सकते हो, उससे ज्यादा अमाउंट आप अपने पास नहीं रख सकते। और क्या बोला गया, तीसरा केस है व्हेन द थिंग इज इन डेंजर ऑफ पेरिशिंग और लूजिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू। यानी अगर मान लो आपको कोई ऐसी चीज मिलती है जो पेरिशिंग आइटम है यानी पेरिशिंग नेचर की है, तो वो तो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो यहाँ पर लॉ कहता है कि आप ट्रू ओनर को ढूंढने का इंतजार मत करो, ट्रू ओनर जब तक मिलेगा हो सकता है ये सामान खराब हो जाए, ये जो अपने ग्रेटर पार्ट ऑफ वैल्यू को खो रहा है तो आप इसको फटाफट बेच दो। तो अगर आपको जल्दी जल्दी ट्रू ओनर नहीं मिलता तो आप पेरिशिंग नेचर के आइटम को बेच सकते हो। उस केस में आप अगर इन गुड्स को बेचते हो तो आप ट्रू ओनर को नुकसान से बचा रहे हो। अगर आप वो सामान नहीं बेचते हो तो वो वैसे भी खराब होने वाला है, तो आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए वो सामान बेच दोगे और ट्रू ओनर का नुकसान बचा लोगे। और जो भी पैसा आपको मिलेगा उस सामान को बेचकर वो पैसा आप ट्रू ओनर को दे देना। और कौन सा केस बताया गया है, व्हेन द लॉफुल चार्जेस अमाउंट टू 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो आपका लॉफुल चार्जेस है अगर वो 2/3 से ज्यादा हो जाता है, यानी सामान की जो वैल्यू है, गुड्स की जो वैल्यू है उसके 2/3 से ज्यादा आपका लॉफुल चार्जेस हो जाता है, तो उस केस में फाइंडर ऑफ गुड्स जो है उस सामान को बेच सकता है, क्योंकि उस सामान की जितनी वैल्यू है उसका 2/3 तो लॉफुल चार्जेस में खर्च हो गया। तो अब इस केस में अगर ट्रू ओनर मिल भी जाता है तो ट्रू ओनर का क्या फायदा, उसको क्या मिलेगा। और यहाँ पर लॉ कह रहा है कि अगर किसी फाइंडर ऑफ गुड्स ने 2/3 ऑफ वैल्यू खर्च कर दी, इसका मतलब उसने ट्रू ओनर को ढूंढने के लिए कितना ज्यादा एफर्ट लगा लिया होगा, तभी उसकी 2/3 ऑफ दी वैल्यू खर्च हो गई। और उसके बावजूद अगर ट्रू ओनर नहीं मिल रहा तो अब आप और खर्चा ना करते हुए उस सामान को बेच दो, क्योंकि अगर ट्रू ओनर मिल भी जाता है तो उसे उस सामान की 2/3 वैल्यू तो आपको एज अ लॉफुल चार्जेस पे करनी होगी, तो उसका अब इसमें क्या फायदा। तो ये हमारे टोटल 4 केस हो गए जहां पर फाइंडर ऑफ गुड्स के पास राइट आ जाता है, राइट टू सेल का। बाकी इसके अलावा और किसी भी केस में फाइंडर ऑफ गुड्स जो है उस सामान को बेच नहीं सकता। द ट्रू ओनर इज एंटाइटल्ड टू गेट द बैलेंस ऑफ द सेल और प्रोसीड इफ द गुड्स आर सोल्ड एट मोर देन द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर वही बात बोली गई है कि ऊपर जो 4 केस बताएं, इन केस में अगर फाइंडर ऑफ गुड्स उस सामान को सेल करता है और सेल करने के बाद फाइंडर ऑफ गुड्स के पास अगर जो अमाउंट आता है वो लॉफुल चार्जेस से ज्यादा है, तो फिर उस केस में वो सिर्फ लॉफुल चार्जेस को ही अपने पास रख सकता है। जो भी बैलेंस बचेगा, जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा लॉफुल चार्जेस काटने के बाद सामान बेचकर, वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है फाइंडर ऑफ गुड्स को लौटानी होगी ट्रू ओनर को। तो ये कुछ राइट्स देख लिए जो कि फाइंडर ऑफ गुड्स के पास होते हैं। अब यहाँ पर कुछ ड्यूटीज भी देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं। अब अगर बात करें ड्यूटीज की, ड्यूटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, तो पहली ड्यूटी है अ पर्सन हु फाइंड गुड्स एंड टेक पोजेशन ऑफ इट इज रिस्पॉन्सिबल एज अ बेली। तो वही बात बोली गई है कि फाइंडर ऑफ गुड्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सेम होगी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बेली, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बेली की होती है। दैट इज ही इज लायबल टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू ओनर एंड टू टेक ड्यू केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। तो यहाँ पर फाइंडर ऑफ गुड्स को लायबल किया गया है कि वो ट्रू ओनर को ढूंढने की कोशिश करेगा, ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू ओनर। दूसरा, टू टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो भी सामान उसको मिला है, जो भी गुड्स उसे मिला है उसका वो ध्यान रखेगा, उसकी केयर करेगा। किस तरीके से केयर करेगा, एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। जिस तरीके से एक नॉर्मल पर्सन, एक ऑर्डिनरी मैन जो है अपने सामान का ध्यान रखता है, अपने प्रूडेंस का इस्तेमाल करता है, उसी तरीके से फाइंडर ऑफ गुड्स भी उस प्रॉपर्टी का, उस सामान का ध्यान रखेगा। तो इसको समझने के लिए केस लॉ देखते हैं। ये हमारा केस लॉ है, 1951 का केस है। इसमें 2 पार्टीज थी, एक ए है दूसरा बी है। तो ए जो है वो बी की शॉप में आती है टू बाय क्लोथ्स, कपड़े खरीदने के लिए। तो ए के कोट के ऊपर जो है एक डायमंड ब्रोच होता है। She had a diamond brooch on her coat. When she removed the coat, she kept the coat and the brooch on the glass case and later forget to pick up the brooch. तो यहाँ पर जब ए ने नए कपड़ों को ट्राई करने के लिए कोट को रिमूव करा, उसने कोट को और वो डायमंड ब्रोच को साइड में एक ग्लास केस के ऊपर रख दिया। बाद में ए ने कोट तो उठा लिया लेकिन ब्रोच को उठाना भूल गई। तो अब वो डायमंड ब्रोच जो है बी के एक असिस्टेंट को मिला। वन ऑफ बीस असिस्टेंट फाउंड इट एंड प्लेस द सेम इन अ ड्रॉर ओवर द वीकेंड एंड। और वीकेंड के एंड पे जो है उस डायमंड ब्रोच को ड्रॉर के अंदर डाल दिया। ऑन मंडे मॉर्निंग इट वाज मिसिंग। अब मंडे की मॉर्निंग को देखा तो वो डायमंड ब्रोच गायब था। बी वाज हेल्ड लायबल टू ए
on the ground that he had not exercised that degree of care which was due from one who had found an article and had assumed possession of it. The degree of negligence must be measured by the apparent value of the article. तो यहाँ पर B जो है वो लायबल होगा टू A, B was held liable to A, क्योंकि यहाँ पर गलती B के असिस्टेंट से हुई है। B के असिस्टेंट ने ब्रोच को उठा के ड्रॉर के अंदर डाल दिया, जबकि वो एक डायमंड ब्रोच था और डायमंड ब्रोच को ध्यान से संभाल के रखना चाहिए था। जितनी केयर की एक्सपेक्टेशन एक फाइंडर ऑफ गुड्स से रखी जाती है उतनी केयर उसने नहीं रखी। एक नॉर्मल पर्सन, एक ऑर्डिनरी पर्सन डायमंड ब्रोच मिलने के बाद उसको ड्रॉर में नहीं डाल देता। तो यहाँ पर बी की तरफ से या उसके असिस्टेंट की तरफ से नेग्लिजेंस हुई है। द डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस मस्ट बी मेजर्ड बाय द अपैरेंट वैल्यू ऑफ द आर्टिकल। तो यहाँ पर जो डिग्री है नेग्लिजेंस की वो मेजर किससे करी जाती है, कैसे पता लगाया जाता है कि केयर करी गई कि नहीं करी गई, वो डिपेंड करता है आर्टिकल की वैल्यू पे। यानी जो सामान फाइंडर ऑफ गुड्स को मिला है उसकी वैल्यू कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक डायमंड ब्रोच काफी प्रीशियस आर्टिकल था तो उसका ध्यान उसी तरीके से रखना चाहिए था। साफ साफ बी की नेग्लिजेंस थी जिसके लिए वो लायबल होगा। तो यहाँ पर अब बी वॉज हेल्ड लायबल टू ए। तीसरा है हमारे पास नॉट टू मिक्स द गुड्स विद हिज ओन गुड्स। वो जो है उस गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स नहीं करेगा, साथ में नहीं मिलाएगा, अपने गुड्स को अलग रखेगा और मिले हुए गुड्स को अलग रखेगा। टू फाइंड द ट्रू ओनर को ढूंढने की कोशिश करेगा। ही मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रियल ओनर। इफ ही इज एबल टू फाइंड आउट द ट्रू ओनर ही मस्ट रिटर्न द गुड्स टू हिम आफ्टर रिसिप्ट ऑफ लॉफुल चार्जेस इफ एनी। तो ये बात तो हम पहले भी देख चुके हैं। अगर फाइंडर ऑफ गुड्स को ट्रू ओनर मिल जाता है तो वो उसे गुड्स वापस कर देगा आफ्टर रिसिप्ट ऑफ लॉफुल चार्जेस, अपने लॉफुल चार्जेस लेने के बाद। नेक्स्ट है हमारा नॉट टू यूज द गुड्स। जो भी सामान उसे मिला है, जो भी गुड्स उसे मिले हैं, फाइंडर ऑफ गुड्स उनको अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। द फाइंडर शुड नॉट मेक पर्सनल यूज ऑफ द गुड्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 403 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो यहाँ पर सेक्शन 403 ऑफ द इंडियन पीनल कोड भी एप्लीकेबल हो सकता है फाइंडर ऑफ गुड्स के ऊपर। अगर फाइंडर ऑफ गुड्स ने उस मिले हुए सामान को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर लिया, दो कंडीशन बता रखी है, दोनों में से एक भी पूरी हो गई तो सेक्शन 403 भी लग जाएगा। दो कंडीशन क्या है, व्हेन ही नोज और हैज द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ओनर, कि अगर फाइंडर ऑफ गुड्स ट्रू ओनर को जानता है या फिर फाइंडर ऑफ गुड्स के पास इतने मींस हैं कि वो ट्रू ओनर को डिस्कवर कर सकता है। उन दोनों केस में अगर फाइंडर ऑफ गुड्स उस सामान को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करता है, ही एप्रोप्रिएट द सेम फॉर हिज ओन यूज, तो वहां पर सेक्शन 403 एप्लीकेबल हो जाएगा और फाइंडर ऑफ गुड्स जो है वो गिल्टी हो जाएगा ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। तो सेक्शन 403 लगने की दो कंडीशन बताई है, दोनों में से एक भी पूरी होती है तो सेक्शन 403 ऑफ द इंडियन पीनल कोड लग जाएगा। एग्जांपल देखो इसका, ए सीज जेड ड्रॉप हिज पर्स विद द मनी इन इट। तो ए के सामने से जेड जा रहा था, अचानक से जो है जेड का पर्स गिर जाता है। ए देखता है कि उस पर्स के अंदर पैसे भी है। ए फटाफट जाके उस पर्स को उठाता है इस इंटेंशन के साथ कि वो उस पर्स को जो है जेड को वापस लौटा देगा। लेकिन अचानक से जो है ए के मन में लालच आता है और वो सोचता है कि जेड को वापस नहीं करता, इसके अंदर तो पैसे हैं, एक काम करता हूँ उसको खुद ही यूज कर लेता हूँ। जेड को तो पता नहीं है कि उसका पर्स गिरा है। अब देखो यहाँ पर ए के सामने से जेड गया, ए के सामने ही जेड का पर्स गिरा, तो ए के पास मौका था कि वो ट्रू ओनर को वो पर्स लौटा दे। वो ट्रू ओनर को जान रहा था, सामने से देख रहा था, उसके बावजूद उसने उसके पर्स को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो इस केस में ए के ऊपर 403 ऑफ द इंडियन पीनल कोड लगेगा और ए हैज कमिटेड एज एन ऑफेंस। तो अगर ये दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन पूरी हो जाती है तो उस केस में सेक्शन 403 ऑफ द इंडियन पीनल कोड लगेगा फाइंडर ऑफ गुड्स के ऊपर। जबकि हम जो ड्यूटीज पढ़ रहे हैं फाइंडर ऑफ गुड्स की, उसमें दिया गया है साफ साफ, द फाइंडर ऑफ गुड्स शुड नॉट मेक पर्सनल यूज ऑफ द गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स जो है वो किसी भी कीमत पे उस मिले हुए सामान को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। फाइंडर ऑफ गुड्स को राइट टू सेल दिया हुआ है कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में, तो वो सामान को सेल कर सकता है। तो इसका अगर मैं फाइनल क्रक्स बताऊं तो फाइंडर ऑफ गुड्स को किसी भी केस में उस मिले हुए गुड्स को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं करना। सिंपल सी बात है, ये एक बेसिक ड्यूटी हो गई फाइंडर ऑफ गुड्स की। बाकी उसके ऊपर सेक्शन 403 भी एप्लीकेबल हो सकता है अगर ये दो कंडीशन और पूरी हो जाएं तो। समझ में आ गया? नेक्स्ट ड्यूटी है, लास्ट है ये हमारी, अ फाइंडर ऑफ गुड्स शैल रिटर्न द गुड्स अलोंग विद एनी इंक्रीज और प्रॉफिट एक्रूइंग टू द गुड्स टू द ट्रू ओनर। तो क्या बोला गया है कि फाइंडर ऑफ गुड्स को जो सामान मिला है वो उसे रिटर्न करना होगा टू द ट्रू ओनर। ये तो मालूम है, लेकिन यहाँ पर एक बात और बोल दी, अलोंग विद द एनी इंक्रीज और प्रॉफिट एक्रूइंग टू द गुड्स। अगर उस गुड्स के ऊपर कोई भी फायदा होता है, कोई भी प्रॉफिट होता है, तो उन गुड्स के साथ साथ उस प्रॉफिट को भी लौटाना होगा ट्रू ओनर को। एग्जाम्पल देखो, ए फाउंड अ काउ, ए को एक गाय मिली। आफ्टर सम टाइम्स काउ गिव्स अ बर्थ टू अ काफ। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। अब इस केस में अगर ए को ट्रू ओनर मिलता है तो ये ए की ड्यूटी होगी कि वो काव के साथ साथ उसके काफ को भी ट्रू ओनर को वापस करे। कोई इंक्रीज होता है किसी भी तरीके का गुड्स के ऊपर तो वो इंक्रीज या फिर प्रॉफिट भी वापस करा जाएगा ट्रू ओनर को।
तो ये हो गया हमारे फाइंडर ऑफ गुड्स की 6 ड्यूटीज। इससे पहले हमने फाइंडर ऑफ गुड्स को लेकर 4 राइट्स पढ़े। तो यहाँ पर हमने जो भी राइट्स पढ़े, जो भी ड्यूटीज पढ़ी, ये सभी के सभी वही सेम राइट्स और ड्यूटीज हैं जो एक बेली की होती हैं बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में। वही सेम लाइबिलिटीज और ड्यूटीज जो है यहाँ पर फाइंडर ऑफ गुड्स की भी थी, जो हमने देख ली। अब रह गया हमारे इस चैप्टर का एक लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 72, जो कि हमारा पेमेंट ऑफ मनी और डिलीवर ऑफ गुड्स बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्शन। तो क्या बोला गया सेक्शन नंबर 72 के अंदर, देख लेते हैं। छोटा सा सेक्शन है। अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्शन मस्ट रीपे और रिटर्न इट। इसका एग्जांपल देखो, आपको क्लियर होगा। ए एंड बी जॉइंटली ओन ₹100 टू सी। तो ए और बी का जॉइंटली उधार बाकी है 100 रुपए का, जो कि उन्हें सी को चुकाना है, यानी दोनों ने 50-50 रुपए देने हैं। तो यहाँ पर ए क्या करता है, ए के पास जैसे ही 100 रुपए आते हैं, ए फटाफट जाता है सी के पास और जाकर सी को 100 रुपए पे कर देता है और सोचता है कि चलो सी से तो हमारा उधार खत्म हो गया, अब मैं और बी आपस में मिलकर सेटल कर लेंगे। अब यहाँ पर ए ने सी को पैसा दिया है, इस बात का नहीं पता होता किसको, बी को। बी नॉट नोइंग दिस फैक्ट ऑल्सो पेड ₹100 टू सी। तो यहाँ पर जो बी है वो भी सेम बात सोचता है। बी के पास जैसे ही 100 रुपए आते हैं वो सी को दे देता है और सोचता है कि सी से तो उधार खत्म हो गया, बाद में हम दोनों ए और बी मिलकर आपस में सेटल कर लेंगे। तो यहाँ पर सी ने ए से भी 100 रुपए ले लिए और बी से भी 100 रुपए ले लिए, जबकि उसे जॉइंटली 100 रुपए लेने थे। तो यहाँ पर गलत काम किसने किया, सी ने किया है। सी को बताना चाहिए था बी को कि ए मुझे पहले ही 100 रुपए दे चुका है। तो इस केस में जो सी है वो बाउंड होगा टू रीपे द अमाउंट टू बी हु हैज पेड इट बाय मिस्टेक। तो यहाँ पर बी ने बाय मिस्टेक पैसा पे कर दिया सी को, जबकि ए पहले ही पूरे के पूरे 100 रुपए दे चुका था सी को। तो सी की अभी ये लायबिलिटी बनेगी कि वो रीपे करे बी को 100 रुपए जो उसने बाय मिस्टेक पे कर दिया है। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है कि अगर किसी पर्सन ने बाय मिस्टेक कोई पेमेंट कर दिया है या फिर कोई सामान डिलीवर कर दिया है, तो उस केस में जिसके पास भी बाय मिस्टेक पेमेंट गई है या बाय मिस्टेक सामान गया है, उसकी लायबिलिटी बनती है कि वो उसे रीपे करे या फिर रिटर्न करे। अब ये बाय मिस्टेक तो हमने देख लिया। अब देखते हैं अंडर कोअर्शन। अंडर कोअर्शन अगर पैसा दिया गया है या सामान दिया गया है, द वर्ड कोअर्शन इज यूज्ड इन सेक्शन 72 इन इट्स जनरल सेंस। तो जो ये सेक्शन 72 के अंदर कोअर्शन इस्तेमाल हुआ है, ये एक जनरल सेंस में माना जाएगा। कोअर्शन का मतलब वो नहीं लिया जाएगा जो सेक्शन नंबर 15 में दिया गया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। सेक्शन नंबर 15 में हमने कोअर्शन का लीगल मीनिंग देखा था, वो यहाँ पर नहीं माना जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एक जनरल मीनिंग माना जाएगा कोअर्शन को लेकर। कोअर्शन का जनरल मीनिंग क्या होता है, किसी के ऊपर आप कोई प्रेशर डालते हो या फिर कोई इलीगल चार्जेस क्लेम करते हो। एग्जांपल देख लेते हैं। ए सप्लाइड सर्टेन गुड्स टू बी by mistake. In fact, the goods were to be supplied to C. However, B used the goods as his own. In this case, A is entitled to recover the compensation from B, and the compensation shall be determined keeping in view the market rate of the goods at the date of delivery of goods to B. तो यहाँ पर क्या बोला गया, तीन पार्टीज हैं ए बी और सी। ए ने कुछ सर्टेन गुड्स बी को सप्लाई कर दिए बाय मिस्टेक, जबकि सप्लाई किसको करने थे, सी को, और बी ने भी उस सामान को रख लिया और इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पर अब सेक्शन नंबर 72 लगेगा और ए एंटाइटल्ड होगा उन गुड्स को वापस लेने के लिए, क्योंकि ये गुड्स बाय मिस्टेक डिलीवर हो गए। द कंपनसेशन शैल बी डिटरमाइंड कीपिंग इन व्यू, और जो कंपनसेशन है वो डिटरमाइंड कैसे होगा, मार्केट रेट चेक किया जाएगा डिलीवरी के टाइम पे उन गुड्स का। तो ये मिस्टेक वाला एग्जांपल है। एक बार कोअर्शन का भी एग्जांपल देख लेते हैं। अ रेलवे कंपनी रिफ्यूजेस टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू द कंसाइनी एक्सेप्ट अपॉन द पेमेंट ऑफ एन इलीगल चार्ज फॉर कैरेज। तो यहाँ पर एक रेलवे कंपनी है जो रिफ्यूज कर रही है, मना कर रही है कंसाइनी को उसका सामान देने से, उसके ऊपर दबाव डाल रही है और उसको बोल रही है कि वो पेमेंट करे ऑफ एन इलीगल चार्ज फॉर कैरेज। कैरेज को लेकर जो एक्चुअल चार्ज बनता था, जो लीगल चार्ज बनता था, वो कंसाइनी पहले ही पे कर चुका है। अब रेलवे कंपनी कंसाइनी के ऊपर प्रेशर डाल रही है और बोल रही है कि हम तुम्हें सामान तब तक नहीं लौटाएंगे जब तक तुम ये कैरेज का चार्ज पे नहीं करोगे, जो कि इलीगल चार्ज है। तो यहाँ पर कंसाइनी के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। अब कंसाइनी को इमीडिएट नीड थी उस सामान की, तो कंसाइनी ने जो है उस समय पर वो इलीगल चार्ज पे कर दिया। द कंसाइनी पेज द सम इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द गुड्स, अपने सामान को, अपने गुड्स को वापस लेने के लिए। बाद में जो है कंसाइनी ने रेलवे कंपनी के ऊपर केस डाल दिया। अब यहाँ पर रेलवे कंपनी ने इलीगल पैसा चार्ज किया है, वो भी कोअर्शन का इस्तेमाल कर। तो अब जो कंसाइनी है वो एंटाइटल्ड है टू रिकवर सो मच ऑफ द चार्ज एज वाज इलीगल एक्सेसिव। तो जो भी चार्ज इलीगल था उसकी रिकवरी हो जाएगी कंसाइनी को अंडर सेक्शन 72। तो ये हो गया हमारा कोअर्शन का केस। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 72 है, एक छोटा सा सेक्शन है। तो ये हमारे सारे सेक्शन कवर हो गए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के। सेक्शन 68 से हमने स्टार्ट किया था, 72 तक हमने देख लिए सारे सेक्शन। अब एक डिफरेंस बिटवीन की बात करूं, एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, तो ये बात हम देख के आ चुके हैं, हमें पता है अच्छे से। जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एब्सेंट होते हैं, कोई भी इसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पर जो लायबिलिटी होती है वो लॉ के द्वारा इंपोज करी जाती है, जबकि एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सभी इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं। दूसरे डिफरेंस की बात करें, यहाँ पर जो ऑब्लिगेशन है वो इंपोज कौन करेगा, लॉ,
जबकि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज आपस में अपनी कंसेंट से अपने राइट्स और ऑब्लिगेशन डिसाइड करती हैं। तो ये एक दो बेसिक डिफरेंस होते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। अब देखो ये चैप्टर फिनिश हो गया, लेकिन एक लास्ट छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताना है। ये पॉइंट जो है बेसिकली हमें पढ़ना है हमारे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर उसका छोटा सा रेफरेंस है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट आता है क्वांटम मेरिट का। अब ये क्वांटम मेरिट क्या होता है ये हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, बहुत सारे क्वांटम मेरिट के केस देखेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर छोटा सा उसका रेफरेंस है, एक जनरल मीनिंग देख लेते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं। इफ ए एग्री टू सिंग इन बीज रेस्टोरेंट फॉर 1 month and when A has already sung for 10 days, B refuse A to give any further performance, A can recover money of his performance of 10 days। तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं A और B। A और B के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें A जो है B के रेस्टोरेंट में 1 महीने तक गाना गाएगा। अब यहाँ पर A को 10 दिन हो गए होते हैं गाना गाए हुए, यानी पिछले 10 दिन से A B के रेस्टोरेंट में गाना गा रहा है। तो जैसे ही 10 दिन होते हैं B अब A को मना कर देता है और बोलता है कि तुम्हें आगे परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है, हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट यहीं खत्म होता है। तो अब ये बताओ कि यहाँ पर जो 10 दिन का पैसा है क्या वो पैसा A को मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। A ने जितना काम कर लिया, जितनी सर्विस परफॉर्म कर ली, उतना पैसा उसको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर A जो है B से 10 दिन के पैसों को रिकवर कर सकता है। तो यही बात ऊपर बोली गई है। क्वांटम मेरिट क्या होता है? A quantum merit is a legal claim when a party demands reasonable compensation। पार्टी जो है रीजनेबल कंपनसेशन मांग रही है फॉर अ सर्विस रेंडर्ड। तो A यहाँ पर 10 डेज का अपना पैसा मांग रहा है, तो वही हमारा क्वांटम मेरिट है। तो क्वांटम मेरिट हमें बताता है कि पार्टी का कितना रीजनेबल क्लेम बनेगा। जितनी भी सर्विस पार्टी ने दे दी या जितना भी काम पार्टी ने कर लिया, उतना उसका रीजनेबल जो भी कंपनसेशन बनेगा वो उसे पे कर देना। इट इज फाइल्ड व्हेन बोथ द पार्टीज हैव नॉट एग्रीड अपॉन द वैल्यू और कॉस्ट ऑफ द सर्विस टू व्हिच देन द कोर्ट विल डिटरमाइन द फेयर मार्केट प्राइस ऑफ द सर्विस। तो यहाँ पर क्वांटम मेरिट के केस में पार्टीज कोर्ट में केस फाइल कब करती हैं? जब दोनों ही पार्टीज जो हैं एग्री नहीं हो पाती वैल्यू और कॉस्ट ऑफ द सर्विस कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के लिए कितना काम कर दिया, कितनी कॉस्ट का काम कर दिया, फेयर मार्केट प्राइस डिसाइड नहीं कर पाती। कितना काम पार्टी कर चुकी है उसके हिसाब से जो कंपनसेशन बनेगा वो कोर्ट डिसाइड कर लेता है। तो ये क्वांटम मेरिट का एक छोटा सा पॉइंट हमने देखा। बाकी क्वांटम मेरिट के अंदर और भी कई सारे कॉन्सेप्ट हैं और भी कई सारे केसेस हैं जो हमें देखने हैं। अब मैंने आपको ये क्यों पढ़ाया, क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पर एक बात बोली गई है कि द डॉक्ट्रिन ऑफ क्वांटम मेरिट इज इम्प्लाइड इन सेक्शन नंबर 70 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हिच प्रोवाइड फॉर कंपनसेशन इन केस वेयर अ पर्सन डज समथिंग लॉफुल फॉर द बेनिफिट ऑफ सम अदर पर्सन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सच एक्ट ग्रेटिट्यूअसली। याद आया कुछ? सेक्शन नंबर 70 देखा था हमने जिसके अंदर एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए लॉफुली कुछ करेगा और किस इंटेंशन के साथ करेगा? विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सच एक्ट ग्रेटिट्यूअसली, यानी नॉन ग्रेटिट्यूअस इंटेंशन के साथ एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए लॉफुली कुछ कर रहा है। ये बातें दी गई थी हमें सेक्शन नंबर 70 के अंदर। तो वहां पर हमने अनजस्ट एनरिचमेंट का प्रिंसिपल अप्लाई करा था और जिस पार्टी का नुकसान हो रहा था उसको कंपनसेशन दिलवाया था। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सेक्शन नंबर 70 है उसके ऊपर अनजस्ट एनरिचमेंट लगता है वो तो ठीक है, लेकिन सेक्शन नंबर 70 के ऊपर जो है क्वांटम मेरिट का प्रिंसिपल भी लगता है। अब कैसे लगेगा, क्या लगेगा, वो हम बाद में देखेंगे जब क्वांटम मेरिट के टॉपिक को देखेंगे तो वहां पर क्लियर होगा अच्छे से। वहां पर इस सेक्शन 70 को मैं आपको एक बार दोबारा बता दूंगा। अभी के लिए आप इतना जान लो कि क्वांटम मेरिट हमें कहता है कि जितना भी काम आपने कर लिया उसका रीजनेबल कंपनसेशन आपको मिल जाना चाहिए। तो ये क्वांटम मेरिट को लेकर छोटा सा रेफरेंस था सेक्शन नंबर 70 के अंदर जो मैंने आपको बता दिया। बाकी क्वांटम मेरिट के टॉपिक को लेकर आपको कोई कंफ्यूजन है तो उसको अभी छोड़ दो, वो हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लियर कर लेंगे। अभी फिलहाल के आप सेक्शन नंबर 68 टू 72 देखो, उसके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का। तो अगर चैप्टर क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके भी ज्वाइन कर लेना। तो अब मिलते हैं अपनी नई क्लास में नई चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।